हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर इकोसिस्टम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इकोसिस्टम मतलब अब अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास ना बहुत सारी चीजें हैं। हमारे आसपास लैंड है, हमारे आसपास पानी भी है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड पे रहते हैं, बहुत सारे हैं जो पानी में रहते हैं। वैसे ही इस लैंड और पानी से थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो हम देखते हैं कि कुछ एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, कुछ बड़े बड़े बगीचे हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं, कुछ फॉरेस्ट हैं, कुछ पॉन्ड्स हैं, कुछ रिवर्स हैं, ओशंस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम बहुत अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस भी देखते हैं और थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो कई जगह ऐसी हैं जो काफ़ी गर्म है, कई जगह ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। ठीक है, तो हर जगह आपको कुछ प्लांट्स देखने को मिलेंगे, कुछ एनिमल्स देखने को मिलेंगे, कुछ और एबायोटिक मतलब कुछ नॉन लिविंग चीज़ें जैसे कि हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये भी देखने को मिलेगी। तो जहाँ पर भी कोई प्लांट या एनिमल रहता है वो अपने सराउंडिंग्स की तरह खुद को ढाल लेता है और उन्हीं कंडीशंस में खुद को अडेप्ट कर लेता है। तो इकोसिस्टम एक्चुअली एक वर्ड है जो लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से, दैट इज ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस, एक घर, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं और लोग या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं या अपने अपने सराउंडिंग से इंटरैक्ट करते हैं। तो एक घर को मान लो, एक घर को आप एक इकोसिस्टम मान लो। अब आपका एक घर है, आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे, आपके कजन्स भी होंगे, आपके अंकल आंटी भी होंगे, चाचा चाची, ताया ताई जी, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं, आप हो, आपका भाई, आपकी बहन है। तो आप सब एक घर में रह रहे हो, ठीक है। तो ये आपका एक इकोसिस्टम है जहां पर आप सब लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है, बातचीत चलती रहती है ना, मतलब कभी लड़ाई, कभी प्यार, खाना दे दो, ये कर दो, पढ़ा दो, वो कर दो, है ना। सो आप एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो और जो आपकी फिजिकल कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे हवा है, पानी है, सॉइल है या आपके घर की चीज़ें मान लो, यहाँ पर आपका बेड है, टेबल है, टीवी है, सोफ़ा है, तो इन सब चीज़ों के साथ आप इंटरैक्ट करते हो, है ना। सो दिस इज बेसिकली इकोसिस्टम। तो अगर हम इकोसिस्टम में इंटरैक्शन की बात करें तो इंटरैक्शन, अगर एक फिजिकल इकोसिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, तो एक इकोसिस्टम में ना दो तरह की इंटरैक्शन होती हैं। एक तो होता है टू ईट, कि खाना है, और एक होता है टू बी ईटन, कि किसी और का खाना बन जाना है। तो बस यही दो इंटरैक्शंस चलती रहती हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो इन बायोलॉजिकल टर्म्स इफ यू आर आस्क्ड टू राइट व्हाट इज एन इकोसिस्टम, तो आप क्या लिखोगे? सो यू विल राइट एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन्ड एरिया, ठीक है, अपने अंदर एक पूरा एक ऐसा एरिया है विच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट, जिसमें अलग अलग तरह के, अपने घर को इमेजिन करते रहो, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। सबको देखो, घर में जितने भी हैं सबकी एक अलग पर्सनैलिटी है, सबका अपना एक अलग सोचने का तरीका है, सबका काम अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो आप अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, जो एक एरिया में, एक घर के अंदर रहते हो। इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, तो आपस में इंटरैक्ट भी करते हो, एज वेल एज इंटरैक्टिंग विद द फिजिकल कंडीशंस जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स प्रिवेलिंग इन दैट एरिया। अब ये तो हम कर रहे थे घर को इमेजिन। अब मान लो एक फॉरेस्ट ले लो, तो अब एक फॉरेस्ट है या फिर आप ये ओशन वाली एक कंडीशन ले लो, ठीक है, ओशन भी एक तरह का एक इकोसिस्टम है। तो अब एक ओशन है, ठीक है, अब ओशियन में
बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। एक एरिया है, ओशन एक एरिया है जहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। कैसे? एक कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी का खाना बन जा रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह के इंटरैक्शंस हैं। दूसरा, ये अपने सराउंडिंग से भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। पानी है, पानी को पी रहे हैं, ठीक है, पानी से ऑक्सीजन ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, सनलाइट से अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। तो there are different ways in which all these organisms are interacting with each other, and all the organisms, they are interacting with the physical conditions around them. So this is an ecosystem जहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपस में भी interact कर रहे हैं और अपने आसपास की नॉन लिविंग या फिजिकल कंडीशन से भी interact कर रहे हैं। So this is an ecosystem. अब ecosystem में सबसे पहला जो ecosystem है जो हम पढ़ेंगे, that is a forest ecosystem. सबसे इजी है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को समझना। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा सा एरिया है, और अगर मैं फॉरेस्ट बोल रही हूँ तो आप सब क्या इमेजिन कर रहे हो? बताओ मुझे। आप सब इमेजिन कर रहे होंगे खूब सारे ट्रीज, छोटे छोटे घास भी हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज भी हैं, और साथ में हर तरह का एनिमल। आपको टाइगर भी देखने को मिल सकता है, आपको लायन भी देखने को मिल सकता है, आपको जिराफ भी देखने को मिल सकता है, मंकीज भी हो सकते हैं। वहीं पर खूब सारे बर्ड्स, और बर्ड्स की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। फिर सुंदर सुंदर फ्लाई करती हुई बटरफ्लाइज, बहुत सारे इंसेक्ट्स, स्नेक्स, से स्पाइडर्स एंड एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो ये सब तो है ही। इसके साथ साथ और क्या है? इसके साथ साथ है कुछ नॉन लिविंग चीज़ें, कुछ फिजिकल कंडीशन, जैसे कि लाइट, सनलाइट, ठीक है, पानी भी होगा, सॉइल भी होगी, और उस फॉरेस्ट के कुछ अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे। तो ये सारी कैसी कंडीशंस हैं? दीज आर द फिजिकल कंडीशंस, राइट। सो दिस इज एन इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट को भी ऑल टुगेदर हम एक इकोसिस्टम बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। मान लो मंकीज़ ही हैं, तो मंकीज़ क्या कर रहे हैं? मंकीज़ पेड़ों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? वो पेड़ों के फ्रूट खा जा रहे हैं। सो दैट इज़ एन इंटरैक्शन। वहीं पर अगर एक डियर और एक लायन है, दे आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, क्योंकि डियर खाना बन जा रहा है। किसका? लायन का। और डियर का खाना कौन है? डियर ग्रास के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो घास को खा रहा है। सो बेसिकली दे ऑल आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, और साथ में ही अपने फिजिकल कंडीशन से भी। अब पेड़ है, पेड़ सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और खाना बना रहा है। यही खाना हर्बीवोर को जा रहा है, कार्निवोर को जा रहा है, ऐसे ऐसे एक दूसरे का बस खाना बनते जा रहे हैं। बस यही लाइफ है, राइट, टू ईट और टू बी ईटन, राइट। तो दिस इज एन इकोसिस्टम। नाउ द नेक्स्ट इज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अलग अलग स्टेजेस, ठीक है। तो देखो, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या आता है? सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है दैट इज प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स। तो ये प्लांट्स, दे ऑल ऑफ देम आर द ऑटोट्रॉफ्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स। सो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स फूड। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस में भी प्लांट्स क्या कर रहे हैं? अपने फिजिकल कंडीशन से इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड वाटर, प्लस इनको बाहर से सन लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स ले रहे हैं, और ये क्या बना दे रहे हैं? ये बना रहे हैं खाना, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स का काम हो गया। अब उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वी कॉल देम एज कंज्यूमर्स। और यहाँ पर प्लांट्स को हम बुलाते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सो दे आर द प्रोड्यूसर्स। और प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स। क्लियर? ये बात हमें समझ आ गई है सबको, ठीक है। ये तो था हमारा पहला लेवल, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल पर आते हैं कंज्यूमर। कौन से कंज्यूमर्स? वो कंज्यूमर्स जिन्हें आज तक आप बुलाते थे हर्बीवोर्स, ठीक है। तो वो कंज्यूमर्स जो प्लांट्स को खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स
वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे आ जाएंगे, डियर आ जाएगा, फिर रैबिट आ जाएगा, पिजन आ जाएगा, पैरेट, ग्रास हॉपर एंड सो ऑन. So all of them are herbivores and all those who are directly eating plants, they are the primary consumer. ठीक है. अब उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि इन एनिमल्स को खाते हैं, जिनका काम क्या है, एनिमल्स को खाना, बेसिकली जो कि कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और कुछ ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है. कुछ नहीं मतलब सारे ओमनीवोर्स, क्योंकि वो भी किसको खा रहे हैं, वो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स को तो खा ही रहे हैं, राइट. सो दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. और सेकेंडरी कंज्यूमर्स में काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, फिर वुल्फ है, राइट. तो ये हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स. तो एक फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, जो कि है हमारे प्लांट, जो कि ऑटोट्रॉफ्स है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं. देन कम्स द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स में भी सबसे पहले आते हैं हमारे हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स को खा रहे हैं. इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं. तो ऑटोट्रॉफ्स को कौन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर. सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. सो दिस इज द फर्स्ट लेवल. नाउ दिस कम्स टू बी द सेकेंड लेवल एंड दिस कम्स टू बी द थर्ड लेवल, ठीक है. अब इसको और थोड़ा डायग्रामेटिकली, थोड़ी पिक्चर्स से हम समझते हैं. तो अगर आप इस पिक्चर को देखो ना, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंज्यूमर लेवल्स, अलग अलग लेवल्स दिखाए गए हैं इकोसिस्टम के. और यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हो, दैट इज ट्रॉफिक लेवल. तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, ट्रॉफिक लेवल बेसिकली स्टेजेस हैं ऑफ, ये बेसिकली स्टेजेस हैं किसकी, फूड लेवल की, ठीक है. तो इन शॉर्ट व्हाट यू कैन राइट इज, ट्रॉफिक लेवल के बदले अगर मैं यहाँ पर फूड के लेवल भी लिख दूँ, सो दैट विल ऑल्सो बी फाइन, राइट. तो मतलब कौन सी स्टेज पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है, किसको खा रहा है. तो देखो यहाँ पर भी शुरू करते हैं अपने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से, प्राइमरी और जस्ट द प्रोड्यूसर्स और द ऑटोट्रॉफ्स. सो दे आर द प्लांट्स. सो प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स, राइट. अब ये प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाएगा, प्लांट्स को खाने वाले हैं कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, जो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, दैट इज द ग्रास हॉपर. तो ग्रास हॉपर क्या है, ग्रास हॉपर इज दिस वन एंड डिग्री रिप्रेजेंट्स प्राइमरी. सो दिस इज द प्राइमरी एंड फॉर कंज्यूमर आई एम राइटिंग सी, ठीक है. सो ग्रास हॉपर इज द प्राइमरी कंज्यूमर ओवर हियर. फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर, अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, सीधी सी बात है. नेक्स्ट ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर को खाएगा एक फ्रॉग. तो हमारा जो फ्रॉग है यहाँ पर, वो क्या हुआ, फ्रॉग यहाँ पर हुआ 2 और डिग्री का मतलब है सेकेंडरी. सो फ्रॉग हमारा हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है. अब फ्रॉग को खाने कौन आएगा, फ्रॉग को खाने आएगा एक स्नेक, ठीक है. तो स्नेक क्या हुआ, स्नेक अब हुआ थर्ड कंज्यूमर, ठीक है. तो ये इसको हम बुलाते हैं टर्शरी. सो आई एम राइटिंग इट हियर, दिस इज प्राइमरी, राइट, दिस इज सेकेंडरी, दिस रिप्रेजेंट्स टर्शरी एंड दिस रिप्रेजेंट्स क्वाटरनरी, ठीक है. अगर आपको ऐसे भी नहीं याद रखना है, आप इसको सिंपली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आप बोल सकते हो. अब स्नेक को खाने कौन आएगा, अब स्नेक को खाने आएगा पीकॉक, ठीक है. कौन खाएगा, पीकॉक, जो इससे भी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करता है. सो इट इज़ अ टर्शरी कंज्यूमर. तो यहाँ पर हमने पूरे लेवल्स देखे हैं फूड चेन के. सो दीज आर द डिफरेंट फूड लेवल्स और द ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट. अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने ये तो देख लिया कि घास है, घास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को पीकॉक ने खाया.
अब पीकॉक का क्या होगा? देखो, अब जब ये पीकॉक मर जाएगा तो क्या होगा? तो पीकॉक की बॉडी को डीकम्पोज करने आएंगे कुछ एनिमल्स, ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ द डेड एनिमल्स। तो पहले आए प्रोड्यूसर्स, ठीक है, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड फाइनली comes the decomposers, वो organisms which feed on dead animals, ठीक है, जो डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो डीकम्पोजर्स है ये हैं कौन? आप बोलोगे कि ये तो कोई भी हो सकता है जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, बट नो, इफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स स्टार्ट ईटिंग दीज डेड एनिमल्स, तो हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, जो पूरा का पूरा हमारा एक तरीका है अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने को और न्यूट्रिएंट्स को वापस करने का, तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डीकम्पोजर्स होते हैं दे आर बैक्टीरिया and fungi. Basically there are certain microorganisms which feed on these dead and decaying organisms, और finally ये जो जितना भी इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है इन मरे हुए एनिमल्स के अंदर, उन सब से ये न्यूट्रिएंट्स निकाल के सॉइल में वापस से मिला देते हैं। अब फिर कहाँ जाएगा? फिर डीकम्पोजर्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे सॉइल में वो फिर से प्रोड्यूसर्स लेंगे और अपना खाना बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस हैपन्स। तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, ठीक है, प्रोड्यूसर ने क्या किया? सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिए और खाना बनाया। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, जैसे उसको ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया। ग्रास हॉपर को खाने के बाद तो मैं यहाँ पर वी कैन राइट कि दिस इज ग्रास। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया किसने? स्नेक ने, और स्नेक को खाने के लिए आ गया, सॉरी ठीक है इसको यहीं तक मान लो बिकॉज हमने सिर्फ टर्शरी लिया है, वो हमारी थोड़ी लंबी चेन थी। ठीक है, तो आई विल टेल यू कि कितने लेवल्स होते हैं चेन में इन सम टाइम। तो अब जैसे ही स्नेक मर गया तो उसको डीकम्पोज करने के लिए आगे बैक्टीरिया एंड फंजाई, और इन बैक्टीरिया और फंजाई ने जितने भी न्यूट्रिएंट स्नेक की बॉडी के अंदर थे वो सारे के सारे रिलीज कर दिए इनटू द सॉइल, और सॉइल से वही न्यूट्रिएंट्स पिक कर लिए प्लांट्स ने। राइट, तो इस तरह ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब हम आ जाते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पर। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सेल्फ कंटेन्ड एरिया जहां पर लोग आपस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं और अपनी सराउंडिंग के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना, क्योंकि हमने बोला है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और अपनी सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इसका मतलब कि कितने कंपोनेंट्स होने वाले हैं इकोसिस्टम के? जल्दी से बताओ। 2 होने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और एक फिजिकल कंडीशंस जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट कर रही हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 कंपोनेंट्स, वन इज द बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, और दूसरे कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक। तो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं दे आर द बायोटिक कंपोनेंट्स, और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं दे आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अगर अब मैं आपको एग्जांपल्स ना भी बताऊं तो भी आपको पता होगा, जैसे हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑफ देम कम अंडर द बायोटिक कंपोनेंट्स और द लिविंग कंपोनेंट्स। और जितने भी बाकी हमारी फिजिकल कंडीशंस है, चाहे वो सनलाइट है, चाहे पानी है, सॉइल है, वाटर है, कुछ भी है, ऑल ऑफ देम दे आर द नॉन लिविंग और द एबायोटिक कंपोनेंट्स। बात समझ आ गई? सो देयर आर 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। क्लियर? सबको समझ आ रहा है ना? क्योंकि अब हम इन्हीं को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वील स्टार्ट विद द बायोटिक कंपोनेंट्स के ट्रॉफिक लेवल्स। तो ट्रॉफिक लेवल मैंने क्या बताया था? सो ट्रॉफिक लेवल्स आर बेसिकली द फूड लेवल्स। अब यहाँ पर जो फूड लेवल्स हैं, सबसे पहले है ट्रॉफिक लेवल 1।
जहां पर क्या आएंगे, जहां पर आएंगे प्रोड्यूसर्स जैसे कि प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और सबको खाना बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रॉफिक लेवल 2। ट्रॉफिक लेवल 2 में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो डायरेक्टली प्लांट्स खाएंगे, जो प्लांट ईटर्स होंगे। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स होंगे और यहाँ पर आएंगे प्लांट ईटर्स, राइट। अब ट्रॉफिक लेवल 2 से लेके जितनी भी लंबी फूड चेन होगी, अब इसके बाद जितने भी ट्रॉफिक लेवल आएंगे सब के सब आएंगे कंज्यूमर्स के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल 2 में कौन आएंगे, प्लांट ईटर्स, जैसे कि कौन कौन है प्लांट ईटर्स, चलो बताओ, जैसे कि ग्रास हॉपर, ठीक है। तो वील टेक द सेम फूड चेन, तो आई राइट ग्रास ओवर हियर और यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रास हॉपर, ठीक है। इसके सिवा आपको जो भी पता है आप सब लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट वन कम्स एज द ट्रॉफिक लेवल 3, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो मतलब ये वो होंगे जो किसको खाएंगे, जो खाएंगे प्लांट्स को, प्लांट ईटर्स को, बेसिकली जो खाएंगे हर्बीवोर्स को, ठीक है। जो हर्बीवोर्स को खाएंगे तो वो हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, राइट। तो ये हमारे एक तरह से प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे। जैसे कि कौन आएगा यहाँ पर, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। तो फ्रॉग क्या है, फ्रॉग एक कार्निवोर है क्योंकि वो किसी और एनिमल को खा रहा है, राइट। इसके बाद हमारे पास आएगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में वो ऑर्गेनिज्म आएगा जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले को खा जाएगा। तो फ्रॉग को कौन खाएगा, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर आएंगे सेकेंडरी कार्निवोर, क्योंकि है तो ये भी कार्निवोर लेकिन ये प्राइमरी कार्निवोर को खा रहा है, तो वी कॉल इट एज अ सेकेंडरी कार्निवोर। उसके बाद आएगा नेक्स्ट लेवल, जहां पर स्नेक को कौन खाने वाला है, स्नेक को खाने वाला है पीकॉक, राइट। तो पीकॉक जो है वो टर्शरी कार्निवोर में आ जाएगा, किस में आएगा, टर्शरी कार्निवोर में, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब यहां पर देखो ये पूरी एक फूड चेन है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, फ्रॉग को खाया, फ्रॉग ने खाया ग्रास हॉपर को, स्नेक ने खाया फ्रॉग को और स्नेक को खाया पीकॉक ने। अब यहां पर ना एक कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज क्या है कि इनमें से जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ठीक है, तो यहां पर अगर कोई भी इनमें से ऑर्गेनिज्म मर जाता है, या मान लो ये सब एक दूसरे को खा के लास्ट में सिर्फ पीकॉक ही बचता है, तो पीकॉक जब डेड हो जाएगा, मर जाएगा, तो उसके बाद उसको खाने के लिए कौन आएगा, उसको कंप्लीटली एक मिट्टी बनाने के लिए या डीकम्पोज करने के लिए उसको आएंगे डीकम्पोजर्स, ठीक है। कुछ डीकम्पोजर्स आएंगे जिसमें आएंगे बैक्टीरिया एंड फंजाई। बात समझ आई सबको, चलो वेरी गुड। अब हम यहाँ पर इन्हीं डीकम्पोजर्स को देखेंगे, क्योंकि डीकम्पोजर्स भी एक तरह से हमारे इस इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट है, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है स्कैवेंजर्स, जो डेड एनिमल्स पे और प्लांट्स पे फीड करते हैं, जैसे कि वल्चर है, काइट है और क्रो है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब किसी और का प्रे ना बन गए हों, ठीक है, तो ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनको खाने के लिए वल्चर, काइट या क्रो आते हैं। देन सेकंड वन इज डेट्रीवोर्स, सो दे फीड ऑन डेट्रिटस और द डीकम्पोजिंग एनिमल पार्ट्स एंड द फीसेस। तो जितना भी फीसेस हैं, एनिमल फीसेस हैं, ह्यूमन फीसेस हैं, और जितने भी ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनकी बॉडीज डीकम्पोज होना शुरू हो गई हैं, डिके होना शुरू हो गई हैं, तो उनको खाने के लिए आते हैं डेट्रीवोर्स। और इसमें डेट्रीवोर्स का एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म्स। तो अर्थवॉर्म्स आपने सॉइल में बहुत ज़्यादा देखे होंगे, और कभी भी आपको ऐसे कोई पत्ते गिरे हुए दिखे ना, तो पत्ते हमेशा एक जगह पर वैसे ही नहीं रहते हैं, धीरे 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 उनको अर्थवॉर्म्स क्या कर देते हैं, प्रॉपरली डीकम्पोज कर देते हैं और उनको डाल देते हैं, उनको मिट्टी बना देते हैं, और जितना भी न्यूट्रिएंट उस प्लांट मटेरियल में होता है वो सारा का सारा सॉइल में चला जाता है वापस से। देन द थर्ड वंस आर द डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स
वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं which obtain nutrients by absorbing nutrients, which obtain nutrition by absorbing nutrients as a result of breaking down of dead organic matter, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। तो हम डीकम्पोजर्स में अभी तक सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई को ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो मर चुके हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो खत्म हो चुका है, मर चुका है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डीकम्पोज करना और उनसे अपनी न्यूट्रिशन लेना, ये काम करते हैं डीकम्पोजर्स, जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हमारी अर्थ से जब भी कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है वो उनको हमारे वो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं और एक तरह से उसको गायब कर देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, स्कैवेंजर्स, डेट्रीवोर्स एंड डीकम्पोजर्स आर द, यू कैन से द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल में आता है। मतलब अगर एक फूड चेन है जिसमें 5 ट्रॉफिक लेवल हैं, तो ये मान लो कि ये लास्ट ट्रॉफिक लेवल रहेगा, लास्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, सबसे एंड में। क्योंकि जब भी एक ऑर्गेनिज्म मरेगा तो उसके ऊपर फीड करने के लिए या स्कैवेंजर आएगा या डेट्रीवोर आएगा या फिर डीकम्पोजर आएगा। क्लियर? तो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, मतलब कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला है सनलाइट, दूसरा है एयर, देन वाटर, देन टेम्परेचर एंड फाइनली द सॉइल। तो अब देखो जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं 5 हैं, पांचों के पांचों नॉन लिविंग है, इसमें कोई भी लिविंग कंपोनेंट नहीं है। सो दे आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले आता है यहाँ पर सनलाइट। सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड के प्रोडक्शन में हेल्प करती है ग्रीन प्लांट्स को। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं, दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर प्लस मिनरल्स लेते हैं और इन टर्न ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं और बना देते हैं खूब सारा खाना, और यही खाना हम सब खाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है एयर। एयर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोटिक कॉम्पोनेंट क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है प्लांट्स और एनिमल्स को फॉर रेस्पिरेशन। तो हमारी बॉडी में ना जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जिससे हमारी बॉडी एनर्जी डिराइव करती है फूड से, तो वहाँ हर जगह ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फूड जो है ना, फूड के ऊपर बेसिकली ऑक्सीजन एक्ट करती है और फाइनली इससे हमें मिलती है खूब सारी एनर्जी। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी बॉडी एनर्जी नहीं निकाल पाएगी जो भी खाना हमने खाया होगा उससे, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और दूसरा ये कार्बन डाइऑक्साइड देती है प्लांट्स को, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू लीव्स, और मतलब लेते हैं थ्रू लीव्स एंड फाइनली दे मेक फूड फॉर अस, राइट। तो एयर में एक तो ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्लांट्स को ना काटें और प्लांट्स को जिंदा रहने दें ताकि ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करे और इन टर्न हमें खाना दे और खूब सारी ऑक्सीजन दे, ठीक है। The second point is it serves as a medium for flight to birds and insects. तो अगर ये हवा नहीं होगी, एक तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और दूसरा जितने भी बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं जो फ्लाई कर रहे हैं, इनको फ्लाई करने के लिए भी हवा चाहिए। अगर हवा नहीं होगी so these biotic components, these birds and insects won't be able to fly. राइट, सिंपल है समझने के लिए। द लास्ट वन इज टू सर्व एज द एजेंसी फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, फ्रूट्स एंड पॉलिन्स बाय ब्लोइंग विंड। तो हमने पॉलिनेशन पढ़ा है क्लास 6 में, तो उसमें हमने एक पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ा है विंड। तो देखो अगर हवा ही नहीं चलेगी तो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है उनमें पॉलिनेशन कैसे होगी, कैसे होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो उस हर चीज़ के लिए, उस डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए या पॉलन ग्रेन्स के लिए या फ्रूट के डिस्पर्सल के लिए वी नीड एयर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट कम्स आउट टू बी वाटर। तो देखो वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी जो है ना वो हमें रेनफॉल देता है। तो रेनफॉल जो है वो पानी की वजह से है। अब पानी है तो सॉइल में पानी जाएगा, सॉइल से
सॉइल का जो पानी है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे और वो खाना बनाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर प्लांट्स, जिनकी है अगर वो नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लांट को फोटोसिंथेसाइज करने के लिए पानी है वो भी मतलब वो तभी मिलेगा जब पानी होगा। ठीक है, जब सॉइल में पानी होगा, जब सॉइल वाटर होगा। Now it is taken up by plants or consumed by animals in drinking from drains, puddles and rivers। तो अलग अलग जगह ये पानी इकट्ठा होगा, वहाँ से लोग अपने यूज़ के लिए इस पानी को लेंगे। The next is टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब टेम्परेचर बहुत, कई जगह है जहाँ बहुत गर्मी है, कई जगह है जहाँ पर बहुत ही सर्दी है, मतलब वो बिल्कुल स्नो वाली सिचुएशन है, और कई जगह है जहाँ पर ऐसे मतलब ठीक ठाक सा माइल्ड सा टेम्परेचर रहता है। तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है, मतलब जो गर्म टेम्परेचर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और जो ठंडे में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी भी वैसे ही बन चुकी है। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को खुद ऐसे ही अडेप्ट कर लिया है। अब अगर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो उनकी बॉडी में भी चेंजेस आ सकते हैं, उनकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। अब जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है या इससे कम हो जाता है तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमने अभी इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था। सो वी स्पोक अबाउट द स्क्रॉटल सैक्स। तो स्क्रॉटल सैक में क्या होता है? टेस्टिस होती हैं, जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है। तो अगर ये टेम्परेचर कम ना हो, मतलब ये टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री 37 डिग्री से कम ना हो, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी ही नहीं। सो दिस टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस आवर बॉडी फंक्शंस, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज द सॉइल। सॉइल एक, अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक पहला कंपोनेंट माना जाता है हमारे फॉरेस्ट का, क्योंकि जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें या जितने भी इकोसिस्टम हैं उनकी बात करें, तो अगर सॉइल नहीं होगी तो क्या होगा? प्लांट्स कहाँ होंगे? फ्लाई तो नहीं कर पाएंगे, राइट? तो दे ऑल नीड सॉइल। तो सॉइल में ही वो एक जगह स्टेबल रह के अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो हम सब भी नहीं होंगे। सो सॉइल इज द फोरमोस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर इकोसिस्टम्स। इट कंटेन्स वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स। जितने भी प्लांट के लिए पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सब कुछ हमें सॉइल में देखने को मिलता है। और इसमें होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। तो हमने लास्ट ट्रॉफिक लेवल पढ़ा ना, जहाँ पर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े, डीकॉम्पोजर्स पढ़े। तो ये जो डीकॉम्पोजर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। ये क्या है? दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डीकॉम्पोजर्स, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से सारी न्यूट्रिशन निकाल के उनको एकदम ब्लैक जैसा, मिट्टी जैसा बना देते हैं। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स ड्वेलिंग प्लेस फॉर बरोइंग एनिमल्स लाइक रैट, स्नेक, अर्थवॉर्म्स विच इवन स्वॉलो मड कंटेनिंग डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये उन ऑर्गेनिजम्स को भी जो जैसे कि रैट है, स्नेक है या फिर अर्थवॉर्म्स है, तो उनके लिए एक घर है सॉइल। तो अगर सॉइल नहीं होगी तो उनके पास वो घर भी नहीं होगा। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये कई बार मड को भी स्वॉलो कर लेते हैं, वो मड जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, अब सॉइल जो है वो सब जगह अलग अलग होती है। जैसे कि माउंटेन्स की सॉइल अलग होगी, फिर डेजर्ट की सॉइल अलग होगी, पॉन्ड्स की सॉइल अलग होगी, जो सी वाला एरिया है वहाँ की सॉइल अलग होगी। तो हर जगह की जो सॉइल है ना वो अलग अलग होती है, और जैसी वो सॉइल होती है उसी के अकॉर्डिंग सारे ऑर्गेनिजम्स खुद को अडेप्ट भी कर लेते हैं। सारे पेड़ खुद को वैसे ही अडेप्ट कर लेते हैं, right? So soil is a very important component of all the ecosystem. Now coming on to our next topic, that is food chain. Food chain मतलब खाने की चेन, है ना? तो खाने की जो ये एक चेन है ना वो कैसी है? हमने कैसी पढ़ी? हमने पढ़ा ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, देन स्नेक एंड देन
पीकॉक। तो एक सीधी सी एक चेन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। मतलब एक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है उसको उससे ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म खाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को उसके भी ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म खाएगा और ये चेन ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन अगर हम फूड चेन्स की बात करें तो फूड चेन्स 2 to 3 स्टेप्स की भी हो सकती हैं और इवन मतलब दे कैन रीच अप टू 6 स्टेप्स और 6 स्टेजेस, ठीक है। लेकिन बहुत रेयरली ये जो फूड चेन है, या इट इज सेड नेवर, अ फूड चेन कैन नेवर हैव 7 ट्रॉफिक लेवल्स। मतलब ग्रास से शुरू होकर 7th लेवल तक फूड चेन कभी नहीं जा सकती है। सो कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन? आई विल टेल यू द रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी सम फूड चेन्स। पहली फूड चेन, जैसे एक ट्री है, तो ट्री है या एक प्लांट है तो उसको खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने, फूड चेन खत्म। तो यहाँ पर कितने लेवल्स हैं, कितने स्टेप्स की है? तो ये सिर्फ 3 स्टेप्स की फूड चेन है। अब जब ये लायन मर जाएगा तो इसके ऊपर एक्ट करेंगे डिकम्पोजर्स, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट इज एक फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर आके बैठी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई ने इसका नेक्टर ले लिया और बटरफ्लाई को बाद में एक फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है। अब फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने आके खा लिया। सो दिस इज अ 5 स्टेप फूड चेन, ठीक है। एक और फूड चेन देखते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फ्लावर्स हैं, तो इन फ्लावर्स को स्मॉल फिशेस ने खाया, स्मॉल फिशेस को बिग फिश ने खाया और बिग फिश को बर्ड्स खा गए। तो ये हमारी एक 4 स्टेप की फूड चेन है, राइट। तो ये हो गई हमारी कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फूड चेन्स। अब आप बोलोगे कि मतलब बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स क्यों नहीं हो सकते, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं तो सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है? ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अनदर। जैसे राइस है और मैन है, ये एक बहुत ही छोटी सी फूड चेन है जिसमें सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 ट्रॉफिक लेवल्स हैं और यू कैन से। तो यहाँ पर जब मैन राइस को खाएगा तो राइस में जितनी भी एनर्जी होगी उस एनर्जी में से सिर्फ 10% एनर्जी मैन को जाएगी, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पर ले लेते हैं, तो ग्रास ने, मान लो ग्रास में है कितनी एनर्जी मानोगे? सो मान लो इसके पास है 100 जूल, तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, राइट। तो 100 जूल एनर्जी है ग्रास में। अब जब ग्रास को रैबिट खाएगा तो इसका जो 10% है, 10% ऑफ 100 जूल, तो कितना आएगा? सिर्फ 10 जूल। तो यहाँ पर सिर्फ 10 जूल एनर्जी जाएगी। अब रैबिट को खाया फॉक्स ने, तो फॉक्स को कितनी एनर्जी जाएगी? 10% ऑफ 10 जूल, तो कितनी एनर्जी हुई? ये तो यार बड़ी कम हुई, ये तो जस्ट 1 जूल हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। इसीलिए बहुत लंबी लंबी फूड चेन्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बहुत छोटी छोटी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो वैसे ही देयर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन, जैसे कि मेज़ है, मेज़ को गोट ने खाया और गोट को मैन ने खाया। वैसे ही मेज़ है, मेज़ को गोट ने खाया और गोट को लायन ने खा लिया। देन दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द फूड चेन्स एंड यू कैन ऐड मोर एग्जाम्पल्स इफ़ यू लाइक, ठीक है। आप अपनी भी एक मतलब फूड चेन का एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना कि आपने इनसे हटकर कौन सी फूड चेन बनाई है। और अगर फूड चेन में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, प्लीज़ आस्क योर डाउट्स ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnohub.com, ठीक है। So this was all from the today's session and I hope you liked the session, you understood the topics and I will see you in the next session. Till then you all take care and as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है।